हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी के। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी एकदम बिंदास चल रही होगी। आज आप सभी को पता है हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं। आज हम आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स के अग्रवाल एंड सोलवे पेपर के 2025 का जो सेट नंबर 5 बीजेड है, इसके जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 2 4 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें हम कराने वाले हैं। क्योंकि पिछली वाली क्लास में हमने आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये जो 20 ऑब्जेक्टिव्स थे वो करा दिए थे। इस क्लास में हम आपको क्या कराएंगे, ये जो बड़े नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। ठीक है, आपको पहले ही बता देता हूँ, ये 2025 का सेट नंबर 5 बीजेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत इजी तरीके से समझ में आएंगे। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% ही आएगा। 2026 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये लिख के ले लीजिए। 2 नंबर में ये प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि अगला वाला सेट आपको तभी मिल पाएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु 0, 1 बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो x है ये हमको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहा गया है कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है 0, 1 इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। सम यानी समान, दूरस्थ यानी दूर, समान दूरी पर है। यानी ये वाला जो बिंदु है तुम्हारा 0, 1, 0, 1 मान लो यहाँ पे एक 0, 1 बिंदु है, 0, 1 ये जो बिंदु है। और ये 2 बिंदु होंगे तुम्हारे कहीं पे, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है ये वाला। ठीक है, ये बिंदु है तुम्हारा 5, -3, और ये एक बिंदु ये तुम्हारा है यहाँ पे मान लो x, 6। बताया गया है कि यदि एक बिंदु 0, 1 यानी ये वाला जो बिंदु है इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। मतलब अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो वो क्या होगी, बराबर होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर मैंने इसको a, v और c बोल दिया तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a से b तक की दूरी बराबर है b से c तक की दूरी के, क्योंकि भाई समदूरस्थ है ये वाला बिंदु। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हल डाल के, सॉल्यूशन डाल के क्या लिखेंगे कि ए बी की दूरी बराबर है किसके, BC की दूरी के, BC की दूरी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। आप कर लोगे, आप खुद ही कर सकते हो। देखो दूरी AB पहले बिंदु है, तो A बिंदु कितना है तुम्हारा 5, -3 है। V बिंदु कितना है 0, 1 है, बराबर है, बराबर लगाओ। B कितना है देखो 0, 1 है। C कितना है तुम्हारा, ये देखिए x, 6 है। क्लियर है। देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया है, अंडर रूट में क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पर यही सूत्र लगेगा गुरुजी? बिल्कुल यही सूत्र लगेगा, कोई दूसरा सूत्र तो आ नहीं जाएगा दूरी का, यही लगेगा हर जगह पर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र याद कर लीजिए दूरी का। ठीक है, अगर 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो तो आपको ये सूत्र लगाना होगा हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, देखिए क्या है, आप देखेंगे कि अंडर रूट से अंडर रूट ये कैंसिल कट जाएगा क्योंकि जब दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो इससे मैंने अभी ही काट दिया इसको। देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि x1 y1 x2 y2 ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2। देखिए मान मिल गए, अब यहाँ पे रख दो, अब यहाँ पे रख दो। देखिए x2 कितना है तुम्हारा, x2 तुम्हारा 0 है, x1 तुम्हारा 5 है। थोड़ा स्पीड में करना है। ठीक है, y2 कितना 1 है और y1 देखिए -3 है। लिखिए ये वाला -3 और ये वाला माइनस यहाँ पर रखेंगे जब, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। x2 देखो यहाँ पे कितना x है, x1 कितना है 0 है, y2 कितना है देखो 6 है, y1 कितना 1 है। 0 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 5 बचेगा। 1 में 3 जोड़ने पर 4 होगा। x में से 0 गया, x बचा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। 6 में से 1 गया 5। मतलब आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है,
5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 चकू 16, ये एक्स स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर 25, प्लस का 25 आप इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। तो ये प्लस का 25 इधर ले आओ, माइनस का 25 हो गया, इधर आपके पास एक्स स्क्वायर है, प्लस 25 माइनस 25 कट गया, मतलब 25 से 25 गया, 0 बचा। यहाँ पे तुम्हारे 16 हैं, बराबर में एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटा लेंगे तो 16 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो एक्स के हमारे पास क्या मान आ जाएंगे। देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट से जब बाहर निकलता है वर्गमूल, ठीक है, जब हम किसी का वर्गमूल करते हैं तो संख्या हमारी प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती हैं, मतलब प्लस माइनस दोनों में होती हैं। तो हमारे पास एक्स का जो मान आएगा वो आएगा +-4, यानी कि एक्स का हमारा जो मान होगा वो +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2026 के लिए। ये क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड खींचना है और ये वाला जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो मुझे बताना है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इसको समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखिए क्या बताया गया है, देखिए पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन को। कहा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी इनको जोड़ने वाला रेखाखंड आपको खींचना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पे होगा, एक बिंदु मान लो यहाँ पे है, ये बिंदु तुम्हारा कितना है, -3, 10 है, और ये वाला बिंदु कितना है तुम्हारा 6, -8 है, ठीक है। देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए ऐसे करके इन बिंदुओं को जोड़ने वाले, यानी इनको जोड़ने वाला क्या करना है, रेखाखंड, यानी रेखा खींच लो। तो इनको जोड़ने वाला मैंने रेखाखंड खींच लिया। इस रेखाखंड को देखो, रेखाखंड को बिंदु, इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6, यानी कि एक बिंदु होगा इस रेखाखंड के ऊपर, एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे वो बिंदु है, वो कितना है, -1, 6 है। ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए अनुपात यहाँ पर विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक अनुपात है और यहाँ से यहाँ तक एक अनुपात है। मैंने इसको नाम ए दिया, इसको मैंने बी माना, इसको मैंने सी माना, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का ये जो अनुपात होगा ये m1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का ये m2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक अनुपात m1 है और ये वाला m2 है। तो मुझे यही निकालना है, मुझे क्या निकालना है, m1 का अनुपात निकालना है m2 के साथ। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो टाइम लग सकता है लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर अनुपात निकालना है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो बीच में होता है ना, जो विभाजित करता है वो हमेशा x और y होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही करेंगे x और y, मतलब बीच में जो होगा उसको x और y मानेंगे, जो किनारे पे लगे होंगे उन्हें हम x1, y1, x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए विभाजन, यहाँ पर विभाजित हो रही है, विभाजन की बात आई है तो विभाजन का सूत्र लगाओ यहाँ पे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, आपको दिख नहीं रहा है क्या साफ, ठीक है, बटा में क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक। देखिए यहाँ पे x कितना है आपका -1 है, m1 कितना है भैया, m1 हमको निकालना है, x2 कितना है, देखो x2 6 है, m2 हमें निकालना है, x1 कितना है आपका -3 है, देखो मानों को रख दो, ठीक है, और नीचे m1 m2 पता नहीं तो उनको एज इट इज जैसे ही लिख दो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज में करते हैं आगे। देखिए बिल्कुल बहुत आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पे इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है, इधर एक की, देखिए यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लो, आगे थोड़ा सोल्व कर लो, 6 की m1 से गुणा होगी तो 6m1 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 की m2 से गुणा होगी कितना हो जाएगा, ये 3m2 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। एक की इधर गुणा कराओगे तो भाई सेम ही रहेगा, 6m1 हो जाएगा और माइनस का 3m2। हिल रहा है स्टैंड, बहुत हिल रहा है भाई, स्टैंड बहुत हिल रहा है आज। माइनस की एक की इधर गुणा होगी तो देखो माइनस जब गुणा करेगा, आपको पता है माइनस जब गुणा करेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है और
प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये m1 माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये m2। ठीक, अब देखो 6m1 माइनस का m1 इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का m1 हो जाएगा। ये माइनस के 3m2 हैं, उस वाले को इधर ले आओ, माइनस का m2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का m2, बराबर में पहुंच जाएंगे 0। ठीक है, 6m1 में 1m1 जुड़ जाएगा तो 7m1 हो जाएंगे। 3m2 से 1m2 चला गया, माइनस का ज़्यादा माइनस क्या आएगा, कितना आएगा, 2m2 आएगा ना, बराबर में 0। तो 7m1 बराबर 2m2 उधर भेज दो, प्लस के 2m2 हो गए। तो m1 m2 बटे गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, m2 बटे में आ जाएगा, बराबर में देखिए 2 हैं और बटे में आ जाएंगे 7। तो हमारा अनुपात कितना आ गया, हमारा अनुपात आ गया 2, बटे का मतलब अनुपात होता है और 7, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुपात में जो बिंदु होगा वो विभाजित करेगा। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला पक्ष इसके बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एक हिसाब से देखें तो। गा क्वेश्चन नंबर गा है, कह रहे कि सिद्ध करना है हमें, तो लिख लो यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 1 माइनस का 10a अपॉन 1 माइनस का कोट a का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये 10 स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें आपको पता है ये LHS है और ये RHS, तो आप LHS को लेकर RHS के बराबर दिखा देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग RHS लोगे ना, LHS ले लो, LHS ये LHS है ना, तो LHS को ले लो। LHS क्या है हमारे पास, 1 माइनस का 10a बटा में 1 माइनस का कोट a का क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दो। अब देखिए सॉल्व करना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक है तो एक, 10a की जगह पर क्या होता है, साइन a बटा कोस a हम लिख सकते हैं, सूत्र होता है। पता नहीं है तो आपको याद कर लेना है कि 10a बराबर होता है साइन a बटा कोस a। 10 का उल्टा कोट होता है ना, तो ये है, इसका उल्टा कर दो, मतलब कोट का सूत्र क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन, कोस ए बटा साइन ए। मतलब जो 10a का सूत्र होता है ना उसका उल्टा कर दोगे तो आपको कोट ए का सूत्र मिल जाएगा, जैसे साइन बटा कोस तो ये हो जाएगा कोस बटा साइन। अब देखिए बटे में कुछ नहीं तो एक, इधर आप गुणा कराएंगे तो कोस की कम कोस हो जाएगा, ये एक की साइन से होगी तो ये साइन आ जाएगा, और नीचे देखिए एक की कोस से होगी तो कोस आ जाएगा ये। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे हम, साइन इक्कम साइन हो गया ये, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो एक, ठीक है, इसकी से होगा, इसके कोस से कराएंगे, कोस इक्कम कोस और साइन इक्कम साइन, ऐसे मैंने कर लिया। अब आपके गुरुजी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, लगाओ बिल्कुल लगाओ, ठीक है बिल्कुल लगाओ। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ऊपर जो है आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कट जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ऊपर जो है का माइनस लेना पड़ेगा कॉमन। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे जब आप, तो ये माइनस वाला आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा ये प्लस का साइन है, और प्लस का कोस हो जाएगा माइनस का कोस है, और नीचे तुम्हारे पास कितना है देखो, कोस है बटा साइन है माइनस कोस है और बटा साइन है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। अब देखिए ये बिल्कुल सेम है तो ये कट गया। अब पता है साइन है सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ऐसे करके गुणा होगी, तो साइन कम साइन हो गया, और कोस यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है। अब बताइए मुझे साइन बटा कोस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 10 होता है, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दो। देखो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, अब 10 के ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो 10 स्क्वायर है। तो देखिए हमें यही तो लाना था, 10 स्क्वायर ए ही तो लाना था, और देखिए हमने 10 स्क्वायर ए ले आए हैं इस तरीके से। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ये किसके बराबर आ गया, ये RHS के बराबर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है आराम से इस क्वेश्चन को निपटा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आएगा ये। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा।
और मैं जो बताऊंगा क्वेश्चन वही आएंगे, 100% गारंटी लेता हूँ इसकी मैं। ठीक है, देखिए 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 भाई देखिए, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, राइट, माध्यिका निकालनी है ना। ठीक है, वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख लो, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे है तुम्हारी बारंबारता। अब देखो वर्ग अंतराल कितनी है तुम्हारी, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता कितनी है, 7, 9, 19, 15 और 7। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए मैंने आपको बताया है कि माध्यिका निकालनी हो या माध्य निकालना हो या आपको बहुलक निकालना हो, सबसे पहले सूत्र लिखिए। सूत्र क्या होता है माध्यिका निकालने का, माध्यिका या माध्यक, माध्यक निकालने का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस का CF/F और गुना में H। इससे फ़ायदा क्या हुआ सूत्र लिखने से, फ़ायदा ये हो गया कि मुझे ये पता चल जाएगा, इसको देख के मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो आप देखेंगे कि मुझे CF चाहिए होगा, तो CF कैसे करेंगे, CF आपको बनानी पड़ेगी, CF आपको बनानी पड़ेगी। तो CF कैसे बनती है गुरुजी, CF बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, वर्ग अंतराल के सामने वाला क्या होता है, F होता है, राइट। तो ये आपका F है, इस F का जो पहला एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख दो, जैसे 7 है ना तो 7 लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस में जोड़ना है, तो 7 में 9 जोड़ोगे 16, ठीक है, 16 में 19 जोड़ दोगे तो 20, 9 से 15, 35 हो जाएंगे ये तुम्हारे, 35 5 40 और 10 कितने हो जाएंगे, 50, 50 और 7 57। इस तरीके से आपने जो है आपको CF बनानी है। कैसे CF बनानी है, बारंबारता का जो भी होगा एलिमेंट पहला वाला उसको सेम रखना है, फिर आपको क्रॉस में जोड़ना है। तो 7 में 9 जोड़ा 16, 16 और 19 तो 9 6 15, 1 1 2 35 हो जाएंगे, 35 और 35 में फिर 15 जोड़ दो इसको, तो अगला वाला मिल जाएगा 35 5 40 और 10 50, 50 और 57, ऐसे करके। अब CF जैसे ही बन गई ना, वैसे ही सारे मान आपके हाथों में, आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। देखिए इस F में जो सबसे बड़ा होगा ना, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही आपका F होगा। तो इसमें सबसे बड़ा 19 है ना, तो आपका F कितना है, F आपका 19 है, F आपका 19। देखिए F हमें मिल गया 19, F के सामने वाले के ऊपर वाला हमारा CF होगा। तो F के सामने 35 है, 35 के ऊपर कौन है, 16 है, तो ये आपका CF है, तो CF हमें मिल गया 16। F के पीछे वाला L होता है, तो L कितना है आपका 20 है, तो L आपको 20 मिल गया। फिर क्या चाहिए, N चाहिए, तो N देखिए ये जो CF होता है ना, इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वही आपका N होता है, तो N आपका 57 होगा। और H देखिए, H क्या होता है, H माने अंतर, इस अंतराल में कितने कितने का अंतर है, देखो 0 में 10 जोड़ा तब 10 मिला, 10 में 10 जोड़ा 20, ऐसे अंतर देखो 20 और 10 के बीच में 10 का अंतर है, 30 और 20 के बीच में 10 का अंतर, 40 और 30 के बीच में 10 का अंतर, 40 50 के बीच में 10 का अंतर, मतलब 10 का अंतर है, तो H हमारा 10 होगा। अब मान मिल गए हैं तो रख दो, L कितना है आपका 20 है, N कितना है आपका 57 है, बटा दो माइनस CF कितना है आपका 16 है, बटा F आपका 19 है, और गुना H आपका 10 है। देखिए जोड़ने में कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7 है, 9 7 16 हो गया, 16 9 6 15, 1 1 2 3 हो गया, 35 5 40, 40 10 50, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 20 है, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, 28 दूना 56, 28.5 आएगा ना, 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा, और नीचे 16 है, बटे में 19 है, गुणा में 10 है। तो देखिए 20 प्लस 28.5 से 16 चले गए, कितने बचे, 12 बचे ना, 12 बचे ना। देखिए कितने बचेंगे आपके पास, 0.5 है यहाँ पे, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 12, और गुणा में कितने हैं तुम्हारे 10 हैं, और नीचे तुम्हारे कितने हैं 9 हैं, 19 हैं। तो देखो 20 प्लस 10 से गुणा कराने पर 10 पन्ना 50, 50 का 0, 12 120, 120 और 5 125, और नीचे तुम्हारे 19 हैं, 19 दूना 38 प्लस का 125 है, और बटा में 19 है। इन्हें जोड़िए, 5 8 और 2 10, 3 4 और 1 5, 19 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना आएगा आपका आंसर, बताओ माध्यिका कितनी आएगी, कि बता सकते हो क्या, 26.57 आएगा। ठीक है, 26.57 आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, भाग दे देना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से माध्यिका आपको निकालनी होती है। माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको CF बनानी है बस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए हमें सिद्ध करना है, तो देखो हमें सिद्ध जो भी करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, जैसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, उसको परिमेय मान लेंगे, हमेशा ऐसा ही करेंगे हम, ठीक है। जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो आपको क्या करना है, उसको परिमेय संख्या मानना है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने ये मान लिया। अगर ये अपरिमेय नहीं परिमेय, ठीक है, अपरिमेय तो सिद्ध करना है आपको, परिमेय मानना है, परिमेय मैंने मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है ना, अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है 3 अंडर 2 अगर परिमेय संख्या है तो किसके भी रूप में होगी, ये ए बटा बी के रूप की होगी भाई, अंश बटा हर में होनी चाहिए अगर ये परिमेय है तो। जहाँ ए बी क्या है, जहाँ ए व वी पूर्णांक होंगे, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 1 2 3 4 पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं तुम्हारे। अगर मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड अंडर रूट को रोकना है, बाकी जो भी बचा हो उसको उधर भेज दो, तो अंडर रूट को रोक के जो बचा हो उसको भेज दो भाई, 3 गुणा में तो बट्टे में चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर ये ध्यान से देखिए कि ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट में है, अपरिमेय संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। आप देखेंगे ये क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, ये देखेंगे आप अंश बटा हर में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप मुझे ये बताओ, क्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है परिमेय संख्या के? नहीं हो सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे चूंकि अपरिमेय, आपको ऐसे ही लिख देना है बस, बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। संख्या बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के। अतः ये सिद्ध होता है कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, बस ये लिख देना, आपका आ जाएगा ये प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव लिख देना। यहाँ पे हिल रहा है बहुत ज़्यादा स्टैंड भाई, बहुत हिल रहा है स्टैंड। मैं धीमे धीमे तभी लिख रहा हूँ, स्टैंड हिलने के चक्कर में। इसको मैं फिक्स करूँगा, ये सेशन में दे दूँ ना, उसके बाद मैं इसको फिक्स करूँगा कि ये हिल क्यों रहा है भाई, इतना ज़्यादा क्यों डांस कर रहा है ये। इसकी जो भी बीमारी है उसको सही करूँगा बाद में, अभी आपकी बीमारी जो है उसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम क्या होगा। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास संख्याएं हैं 120 और 315, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, राइट, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 120 है उसका गुणनखंड करो, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 से काटिए 2 तियाँ 6, 2 से काटिए 15 दूनी 30, 2 3 से काटिए 5 15, 5 एकम 5। तो कितना इसका आ गया भाई, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 को 3 बार पहले लिखो गुणा में, फिर 3 और ये 5 है। या ऐसा करो, ऐसा मत करो, एक बार में तुमको एलसीएम बता दूंगा। देखो संख्याएं आपकी कौन सी हैं, 120 हैं और 315 हैं, डायरेक्ट इनका एलसीएम निकल जाएगा। ये करने के लिए तुम्हें फिर इससे भी निकालना पड़ेगा, इतना आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कीजिए, इसको पहले आप कितने से काट सकते हैं, 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, इसको 5 से काट सकते हैं ना, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15, 3 से काटिए इसको, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से काट सकते हैं, 2 चौको, या 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिखो। ये कितने से कट सकता है आप, 2 से, 2 एकम 2, नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रखो, 21 एकम 21। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 5 गुना 3 गुना, ये जो आए हैं ना आपको गुणा कर देना इनका बस, 4 गुना 2 गुना 21, तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 चक्कू 60, 60 दूनी 120, 120 का गुना करना है कितने से, 21 से, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, तो आपका आ जाएगा 2520, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आकृति आपको देखनी है और इसको बहुलक निकालना है। इसका माध्यिका आपको निकालनी मैंने बता दी, अब देखिए बहुलक, अब देखिए बहुलक कैसे निकालेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुलक निकालते कैसे हैं। माध्यिका से सरल होता है बहुलक निकालना, सबसे आसान होता है बहुलक निकालना, ठीक है।
सबसे आसान है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखी है, आपको दिख रहा है ना सब कुछ साफ साफ क्लियरली दिखना चाहिए। नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ वहाँ पर विजिबल ही नहीं हो रहा है, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कैमरे की तरफ, नहीं कैमरे की तरफ मेरा बहुत ध्यान कम रहता है, पढ़ाने में ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूँ, राइट। देखिए वर्ग अंतराल क्या है हमारे पास, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है आपके पास। बारंबारता है 6, 11, 18, 6, 11, 18, 21 और 15। ठीक है, हमें निकालना है बहुलक। मैंने आपको क्या बताया, माध्यिका निकालो या बहुलक निकालो या माध्य निकालो। आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस का F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। देखिए इसमें CF VF कुछ नहीं बनानी, ये जो F है इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही F1 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 21, तो F1 आपका 21 है। F1 के ऊपर वाला F0 होता है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको रिपीट करके फिर से आप बेक करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो। ये F1 होगा, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो F1, F1 के ऊपर वाला F0, F1 के नीचे वाला F2, F1 के सामने वाला क्या होता है, L होगा। तो L है, L तुम्हारा 30 है। तो बस आपको सारे मान मिल गए। L कितना है, 30 है। F1 कितना है भाई, 21 है। F0 कितना है तुम्हारा, 18 है। 2 गुना F1, F1 आपका 21 है, F0 आपका 18 है, F2 आपका 15 है। H अंतर होता है, कितने कितने का अंतर है भाई, देखो तो इसके बीच में 10 का अंतर है। 30 प्लस 3 बचेंगे यहाँ, 21 दूना 42, 42 में से 33 आपको कम कर देने हैं ना, 33 कम कर देने हैं, तो 7, 8, 9 बचेंगे यहाँ पे, और गुना में 10 हैं, तो ये 30 आ जाएंगे। 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी 10/3। 10/3 का मतलब कितना हो गया, 3.333, यानी कि आपका आंसर आएगा 33.333। ये आपका क्या है, बहुलक है मेरे भाई, ये आपका क्या है, बहुलक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रहा है ना आपको, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपको कंटिन्यू आगे पढ़ाते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अच्छा, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं जो बोल गया हूँ ना, मैंने जो क्वेश्चन बोला है मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट नहीं मोस्ट लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कोई बाहरी बिंदु से, देखिए एक वृत्त है, वृत्त का कोई बाहरी बिंदु से अगर आप उस पर स्पर्श रेखा डालते हो तो उनकी लंबाई बराबर होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। जैसे कि फिर से देखिए, समझ में नहीं आया ना, फिर से देखिए। एक आपके पास वृत्त है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक वृत्त है, वृत्त का कोई बाहरी बिंदु, मान लो वृत्त का बाहरी बिंदु, ये वृत्त का बाहरी बिंदु है। इस बाहरी बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखाएं डालोगे तो इस पर स्पर्श रेखा मैंने एक डाल दी ऐसे करके, ये एक स्पर्श रेखा ये डाल दी, और मैंने एक स्पर्श रेखा ये डाल दी। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होंगी। इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दो, इसको नाम सी दे दो। ये वृत्त है तो वृत्त का केंद्र होगा यहाँ पे, ठीक है, केंद्र को नाम मैंने ओ दे दिया। ठीक है, तो मुझे क्या सिद्ध करना है कि एक स्पर्श रेखा ये तुम्हारी हो गई, एक स्पर्श रेखा तुम्हारी ये हो गई। ये दोनों स्पर्श रेखा कैसी हैं आपकी, बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर हैं। ये मुझे सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी की जो लंबाई है वो बराबर है ए सी की लंबाई के। ठीक है, ये करने के लिए आपको थोड़ी बहुत रचना बचना करनी पड़ेगी, वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना पड़ेगा। देखिए मुझे ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो ये सिद्ध करने के लिए थोड़ी बहुत रचना कर लो। देखो ये एक स्पर्श बिंदु होगा, तो एक स्पर्श बिंदु से मैंने इसको मिला दिया, इस वाले स्पर्श बिंदु है, इस वाले स्पर्श बिंदु से मैंने इसको मिला दिया, और यहाँ से मैंने इससे मतलब मैंने ए को ओ से मिला दिया। तो अगर आप चाहें तो रचना में लिख भी सकते हैं कि मैंने रचना में क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने ओ को बी से मिलाया, फिर ओ को ए से मिलाया, फिर ए को सी से मिलाया, नहीं, ओ को पहले बी से मिलाया, फिर ओ को सी से मिलाया, फिर मैंने ए को ओ से मिलाया। इतना आप रचना में चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, वो आप खुद लिख लेना। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि अगर आप इस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी ओ को क्या दिखा देते हो, सर्वांग सम दिखा देते हो,
सर्वांग दिखा देते हो तो इसकी सभी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले आप समझिए सर्वांग क्या होता है। देखिए समरूप और सर्वांग आपको पता है क्या, समरूप और सर्वांग क्या होता है। देखो मेरे भाई, समरूप क्या होता है सबसे पहले समझो। समरूप जिनका केवल रूप समान हो, जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया ये और एक त्रिभुज मैंने बना दिया ये, तो ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, इनका रूप क्या है, समान है, इनका आकार समान है। को गया नहीं गुरुजी, आकार तो ये छोटा है ये बड़ा है, आकार समान नहीं है लेकिन रूप समान है। रूप कैसे समान है, इसकी भी 3 भुजाएं हैं, इसकी भी 3 भुजाएं हैं, इसलिए ये क्या है, समरूप है। तो बिल्कुल समरूप है, बिल्कुल सही बात है। तो समरूप के लिए केवल रूप समान होना चाहिए, समरूप के लिए केवल रूप समान होना चाहिए। लेकिन सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग समान, सभी अंग कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे मैंने त्रिभुज अगर ये बनाया तो इतना ही छोटा त्रिभुज ये भी होना चाहिए। जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3, ठीक है। तो ये 3, ये 3, ये 3, मतलब सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए और उनका रूप भी समान होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्योंकि इनका रूप तो समान है ही, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन इसका आकार भी समान है। समरूप में केवल रूप समान होना चाहिए, सर्वांग सम में सभी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और उनका रूप भी समान होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, नहीं, ये समरूप होंगे, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन आकार समान नहीं है, आकार समान नहीं है, इसलिए केवल समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। समझ गए बात को, समरूप और सर्वांग सम में आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज ए बी सी को, ए बी ओ को, ए सी ओ के क्या दिखा देंगे, सर्वांग सम दिखा देंगे। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम होने से इसकी सभी भुजाएं कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, और सभी भुजाएं बराबर यानी ये भी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर आ जाएगी। बस यही हमें करना है। तो देखो सर्वांग सम दिखाने के लिए आप चाहें तो इसकी सभी भुजाएं बराबर दिखा दो, या इसके एक भुजा, 2 भुजाएं बराबर दिखा दो और एक एंगल बराबर दिखा दो, एक कोण बराबर दिखा दो, या इसके सभी कोण बराबर दिखा दो। अगर आप ऐसा दिखा देते हो तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम इनमें से कोई एक दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में। इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि प्रमेय 10.1 के हिसाब से वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। तो यहाँ पे लंबवत है, यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है और इस वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण है, यानी ये कोण जो बी है वो कोण सी के बराबर है। कोण बी बराबर कोण सी है। क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक कोण बराबर दिखा दिया तो 2 भुजाएं बराबर दिखा दें, हमारा काम हो जाएगा। तो 2 भुजाएं कौन सी होंगी, देखिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी ये जो त्रिज्या है आपको पता एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं, यानी ये भी, ये जो त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी ओ भी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। ओ भी बराबर ओ सी है। अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है ये, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो भाई कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अच्छा एक और भुजा बराबर दिखा दो, देखो मैंने एक एंगल बराबर दिखा दिया, एक भुजा बराबर दिखा दी, एक और भुजा बराबर दिखानी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए ओ है, इस त्रिभुज में भी ए ओ आ रहा है। देखिए इस वाले त्रिभुज में हम जा रहे हैं तो इसमें भी ए ओ आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज में हम जा रहे हैं तो इसमें भी ए ओ आ रहा है, यानी ए ओ जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ए ओ भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, थोड़ा स्टैंड हिल रहा है तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, कल हम आप इसको संभाल देंगे, ठीक है, अच्छा करके इसको फिक्स कर देंगे अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए हमने इसमें 2 भुजाएं बराबर दिखा दी, एक कोण बराबर दिखा दिया, इसलिए आर एच एस से ये जो त्रिभुज तुम्हारे पास त्रिभुज ए बी ओ है, ए बी ओ है, वो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के। अगर ये सर्वांग सम है तो सीपीसीटी क्या कहती है, तो सीपीसीटी कहती है कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, यानी उसकी जो सर्वांग सम त्रिभुजों की जो सर्वांग सम भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा,
यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बस ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। ठीक है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने धीरे धीरे बताया और आपको सर्वांगसम समरूप सब कुछ सिखाया। मेरा टारगेट आपको सिर्फ क्वेश्चन बताना नहीं होता है, मेरा टारगेट आपको कॉन्सेप्ट समझाना होता है। ठीक है, अगर आप केवल क्वेश्चन सीखने आए हैं, केवल रटने आए हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ के यहीं से जा सकते हैं। अगर आप मैथ को सीखने आए हैं, मैथ को फील करने आए हैं, क्वेश्चंस को समझने आए हैं कि ऐसे समझ लें कि दूसरे वाले अगले वाले बंदे को समझा भी दें। मान के चलो अगर आप आगे बड़े हो गए, ठीक है, आपके यहाँ घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, वो कहेंगे भैया भैया मुझे जो है ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। अब आपने तो रटा है, अब रटा हुआ तो आप समझा नहीं पाओगे ना, भूल जाओगे। तो ऐसा पढ़ो कि आगे किसी को पढ़ा भी पाओ। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ। अगर आपको रटना है तो आप कहीं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतनी है, सिद्ध कीजिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अच्छा, समरूप अगर हमें दिखाना है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें तो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, देखिए गा नंबर है दूसरे का। हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज मेरा यहाँ पे है। ए बी सी मान लो एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी हैं वो 3, 6 और 8 दे रखी हैं, और इस वाली की दे रखी हैं 4.5 और 9 और 12। ठीक है, 4.5, इसको 9 मान लो। ठीक है, आप कहीं पे भी मान सकते हो, आगे पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत ना, मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अगर मुझे इन्हें क्या दिखाना है, मुझे समरूप दिखाना है, तो समरूप दिखाने के लिए इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाओ, क्या दिखाओ, समरूप दिखाओ, तो आप यहाँ पर अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा देते हैं तो त्रिभुज कैसी हो जाती हैं। ठीक है, भुजाओं का अगर आप अनुपात बराबर दिखा देते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये तुम्हारे पास त्रिभुज है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसकी संगत भुजा में ये वाली, इसकी संगत भुजा कौन सी ये है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा ये 4.5। इस वाले की संगत भुजा ये ले लो 6/9, इसकी संगत भुजा ये ले लो 8/12। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटे पर 6, 5 छक्का 30 और 5 नेम 45। ठीक है, और मैं इसको काटूँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आपने देखा 2/3 बराबर आ गया 2/3 बराबर आ गया 2/3। तो देखो आपने संगत भुजाएं बराबर दिखा दी हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं। चूंकि संगत भुजाएं कैसी हैं, भुजाएं बराबर हैं, इसलिए जो त्रिभुज तुम्हारे होंगे, त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। विभिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया ये बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। हमें क्या निकालना है, हमें एक भिन्न निकालना है। और भिन्न कैसा होता है, भिन्न किस में होता है, अंश बटा हर में होता है, अंश बटा हर में होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। मुझे भिन्न निकालना है, तो मान लेता हूं कि माना वह भिन्न, मैंने उस भिन्न को मान लिया x/y। तो ऊपर वाला ये अंश कितना x है और हर कितना है y है, ये मैंने मान लिया। पहली शर्त के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रथम शर्त में हमसे कहा गया है कि अगर अंश और हर में एक जोड़ दें तो 4/5 हो जाएगा। यानी ये जो भिन्न है इसके अंश में भी एक जोड़ दो और इसके हर में भी एक जोड़ दो, तो ये भिन्न 4/5 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करके एक समीकरण बनाओ, 5x कम 5 की x से होगी, 5 कम 5 हो जाएगा, ये 4 की बाई से हो जाएगा 4y, 4 कम 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 5x, प्लस का 4y इधर आएगा माइनस का 4y, बराबर में 4 है, प्लस का 4 इधर आएगा प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5 हो गया। तो 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 1, समीकरण पहली। आगे देखो दूसरी शर्त कह रही है
कि अगर हम अंश और हर से 5 घटा दें, यानी ये जो भिन्न है तुम्हारी, इसके अंश से भी 5 घटा दें, इसके हर से भी 5 घटा दें, तो भिन्न हो जाएगी तुम्हारी 1/2। इसको सोल्व करो, 2x हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 1 की बाई से बाई आ गया, 1 पंजे 5 आ गया, ये हो गया 2x, प्लस का बाई इधर आया माइनस का बाई बराबर -5 है, प्लस का 10 इधर आया तो सॉरी माइनस का 10 इधर आया तो प्लस का 10 हो गया। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 2x माइनस का y बराबर प्लस का 5। ठीक है, ये समीकरण हो गई सेकंड। अब आप ऐसा कीजिए, इस वाली समीकरण, ये देखिए इसमें 4y हैं, इसमें से किसी को भी आप बराबर कर लीजिए, मतलब विलोपन विधि से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये समीकरण पहली है, ये समीकरण दूसरी है। इन समीकरणों को आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं पता विलोपन विधि क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। विलोपन विधि में आपको किसी एक को बराबर करना होता है, या तो आप x को बराबर कर दीजिए या आप y को बराबर कर दीजिए। कैसे करेंगे बराबर? गुणा करा करके। तो देखिए इस वाले बाई में आप 4 हैं, इसमें 4 नहीं है, तो इसको 4 देने के लिए 4 से गुणा करा दे, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे बाई और यहाँ पर भी 4 बाई हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण सेकंड में हमें 4 से गुणा करानी पड़ेगी, तभी बराबर हो पाएगा। समीकरण सेकंड में 4 से क्या करेंगे मेरे भाई? गुणा कराएंगे मेरे भाई। क्या कराएंगे मेरे भाई? गुणा कराएंगे। तो गुणा करा, इसमें 4 दूनी 8 x, 4 बाई आ गया और 4 पंचे यहाँ पर कितना हो गया? 20। तो ये समीकरण सेकंड के बाद ये बन गई थर्ड। पहली वाली और समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को घटा दो, समीकरण फर्स्ट में से थर्ड को घटा दो। इससे फ़ायदा क्या होगा? ये 4y कट जाएंगे। तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या है? 5x माइनस 4y बराबर -1। 5x माइनस का 4y बराबर -1। थर्ड कौन सी है? ये थर्ड है आपकी 8x माइनस का 4y बराबर ये 20 है। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस कट गया, 8 से 5 गया, 3x बचा, माइनस के 20 और माइनस के 1, तो माइनस के 21, 3 से 3 कट 3 से 21 हो गया, तो x हमारे पास 7 आ गया। अगर x का मान 7 है तो y का मान कितना होगा? इस x के मान को समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण हम सेकंड में रख देते हैं। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है ऐसे लिख दो, x का मान रखने पर समीकरण सेकंड तुम्हारे पास है 2x माइनस x की जगह 7 रखना है, माइनस y बराबर 5 है, 2 सते 14 माइनस y बराबर 5। यहाँ पे कर देते हैं इसको सोल्व। देखो माइनस का y बराबर ये आ जाएंगे माइनस के 14, तो माइनस के y, 8 5 13 7, 9 5 14, माइनस के माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 9 आ गया। अतः हमारा जो भिन्न आ गया है वो कितना आ गया है? भिन्न हमने भिन्न क्या माना था? x बटा वाई माना था, राइट। x कितना आया तुम्हारा? 7 आया, y कितना आया? 9 आया, तो 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो वो भिन्न कौन सा है भैया? वो भिन्न आपका 7/9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस समीकरण को मुझे हल करना है, बस और कुछ नहीं, केवल समीकरण को हल करना है। तो मैं यहीं पे करा देता हूँ, क्यों पेज को खराब करो, इतने में जब हो जाएगा ये अड़ा नंबर। देखिए क्या है हमारे पास? 9x² है, माइनस का 3x है और माइनस का 2 है, बराबर में 0 है। अब आपको क्या करना है? इसको गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हो या धराचार विधि से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड लगाओ इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए x का जो कॉफिशिएंट होता है वो गुणा करेगा लास्ट वाले से, तो 9 दूनी 18। ऐसी संख्या सोची जिनकी गुणा कराएं तो 18 आए, जिन्हें घटाएं तो 3 आ जाए। तो कौन सी संख्या होंगी भाई? 6 3 18, 6 की 3 से गुणा करा को 18 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो हमने संख्या सोच ली, उन्हें लिख दो। यहाँ से आ गया 6x 3 18 और ये माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन होगा तुम्हारा 3x, 3 3 9, 3 दूनी 6। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 ले लो कॉमन, 3x माइनस 2 बराबर 0। ये कॉमन वाला मेरे भाई एक साथ आ जाएगा, और ये 2 बार जो है उसको एक बार लिखना होता है। देखो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो सबसे पहले आप इसको डालेंगे 0 के बराबर। तो जब आप इस 3x प्लस 1 को डालेंगे 0 के बराबर, तो हमें x का मान कितना मिलेगा? प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 और बटा 3, तो x का मान ये मिलेगा। और जब आप इस 3x माइनस 2 को डालेंगे 0 के बराबर, तो मुझे x का मान मिल जाएगा 2/3। तो हमारे x के ये मान होंगे और यही आपका हल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इस क्लास को लाइक नहीं किया, तो धड़ल्ले से लाइक करो। ठीक है, बैठे क्यों हो भाई? लाइक ही तो करना है आपको, जस्ट
क्लिक कर देना। अगर आपने लाइक कर दिया तो दोबारा बटन मत दबाना, नहीं तो मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, लाइक हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस क्लास को जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए ना, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ से ग्रुप ज्वाइन होगा, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो वहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा टेलीग्राम में चले जाएंगे, ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी ज्ञात, भाई एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। देखो एपी निकालने के लिए आपको प्रथम पद और सार्वधातुक पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ पता है ना तो आप एपी निकाल सकते हो। तो भाई हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए एपी निकालनी है, तीसरा पद 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे का 4। देखिए एपी निकालनी है हमें, ठीक है, तो एपी निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद क्या होगा, यानी प्रथम पद यानी ए हमें पता होना चाहिए और हमें सार्वअंतर पता होना चाहिए, यानी सार्वअंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी पता होना चाहिए, तब जाकर के हम एपी याद कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे हल क्यों रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, 2 सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सेट कर दूँ, क्यों इतना हिल रहा है ये, जस्ट अ सेकंड। इसमें रिंग लगे हुए हैं तभी हिल रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही कर रहा है यार। चलो हो सकता है अब सही हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें बताया गया है कि क्या बताया गया भाई, तीसरा पद 16 है। देखिए तीसरा पद हमें दे रखा है 16, तो तीसरे पद का मतलब क्या होता है, a + 2d। देखो जब तीसरा पद कहेगा तो आपको एक कम लेना होता है, तीसरा पद बोले चाहे कितना भी पद बोल दे, आपको एक कम बोलना होता है, एक कम लिखना होता है। जैसे चौथा पद कहता तो a + 3d लिखते, 10वां पद कहता तो a + 9d लिखते। ऐसे ही तीसरा पद कहा गया तो तीसरे से एक कम 2, यानी a + 2d लिखिए और बराबर में 16 है। ये पहली समीकरण बन जाएगी, ये पहली शर्त है आपकी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप चल रहे हैं भैया, अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बताया गया है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। क्या बताया गया है कि सातवां जो पद है आपका, पद जो आपका सातवां पद है वो 12वें पद से, अगर आपको वीडियो धीमी लग रही है तो आप 1.5x पे वीडियो को चलाइए, ठीक है, हो जाएगी जल्दी। 12वां पद जो है, सॉरी जो सातवां पद है 5वें पद से, क्या बताया गया यार, सातवां पद 5वें पद से, यहाँ 5वां है, मैं अलग ही बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो 12 प्लस कर देंगे, अगर 12 कम होता तो माइनस करते। देखिए सातवां पद मैंने क्या बताया, एक कम लेना है यानी a + 6d लेंगे आप। पाँचवा यानी एक कम लेना है a + 4, 5 से एक कम 4, और ये 12 है प्लस का। देखो ये प्लस का a है, देखो ये a + 6d है ना, बराबर हटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा माइनस का, और प्लस का हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। ये कट गया प्लस माइनस, 6d से 4d चला गया, 2d बचा और बराबर में 12, 2 छंग 12, तो d हमें 6 मिल गया। अगर d 6 है तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम इस d का मान रख दें तो a का मान मिल जाएगा बस, और a मिल गया, d मिल गया, तो AP बना लेंगे हम। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है। ये लाइन में मैं कभी भी पूरी नहीं लिखता हूँ, पता नहीं यार क्यों, मेरा मन ही नहीं करता लिखने का। देखो क्या है भाई, a + 2d, d की जगह पर 6 बराबर में 16, 2 छंगे 12 बराबर 16, तो a बराबर 16, प्लस का 12 इधर आया, माइनस का 12, a बराबर 4। तो a का मान कितना है मेरे भाई, 4 है, और d का मान 6 है, तो AP मिल जाएगी। अतः AP हमारी जो है वो कितनी होगी, देखिए प्रथम पद कितना आया, 4 आया। अगला पद आपको कैसे मिलेगा, देखिए अंतर कितने का है, अंतर 6 का अंतर है। ये d का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या है, अंतर, यानी अंतर 6 का है। तो अगर पहला 4 है तो अगला वाला क्या होगा, 6 ज़्यादा होगा, यानी 4 से 6 ज़्यादा कर दोगे, 4 में 6 जोड़ दो, मतलब अंतर जो होता है ना अंतर, उसको आपको जोड़ देना। तो 4 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 में आप 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16, 16 में आप 6 जोड़ेंगे, आपको अंतर, जो अंतर आपने निकाला है ना, जो अंतर, वो आपको जोड़ते जाना है, बस AP बन जाएगी। तो 4 में हमने 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22, ऐसे चलती जाएंगे, कहाँ तक जाओगे, ये ऐसे चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, तो ये आपकी बन जाएगी आंसर, ये AP बन गई है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इन रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है, ये वाला और ये वाला, इन्हें हल कर लेंगे क्या आप लोग? चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, विलोपन विधि से इसे आप हल कर लेना। कौन से विधि से भाई? विलोपन विधि से, ठीक है। चाहे प्रतिस्थापन लगा देना, चाहे विलोपन लगा देना, किसी भी एक विधि से सॉल्व कर लेना। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, मिल जाएगा सोल्यूशन। अथवा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आयत होगा, उसकी कोई लंबाई होगी, तो हमें पता तो है नहीं, ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। अगर लंबाई चौड़ाई पता चल जाती तो हम निकाल नहीं लेते क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करके, यानी कि हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। ज़्यादा जूम हो गया लगता है, थोड़ा सा कम ही करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे मानते हैं, माना आयत की लंबाई, मैंने लंबाई को x मान लिया तथा मैंने आयत की चौड़ाई को y मान लिया। अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल क्या होता? क्षेत्रफल बराबर आप सभी को पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल हमारे पास आता, लंबाई कितनी x है और चौड़ाई कितनी है y, तो x y आता हमारे पास क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता? इतना होता, ठीक है, x y होता, ठीक है, ये होता। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कर दी हैं, मतलब इन्होंने शर्त रखी है, प्रथम शर्त है और द्वितीय शर्त है। तो पहली शर्त से क्या है, मुझे यही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस समीकरण को मैं ए नाम दे देता हूँ, मुझे यही निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल x और y निकाल लेंगे, फिर गुणा करा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो हमें बताया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, यानी ये जो क्षेत्रफल आपका एक्स वाई है, ये जो क्षेत्रफल है ये कितना हो जाता है? कम हो जाता है। कितना? 28। कब कम हो जाता है? ये तब कम हो जाता है जब इसकी लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई तुम्हारी x थी उसको मैं क्या कर दूँ? 2 बढ़ा दूँ, ठीक है। अब लंबाई इतनी है, गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई देखिए आगे देखेंगे, चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दें, यानी चौड़ाई आपकी जो y थी उसको मैंने क्या कर दिया? 2 मीटर कम कर दिया। तो देखो लंबाई हमने 2 बढ़ा दी, चौड़ाई मैंने 2 कम कर दी, और फिर लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। ये जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 28 कम होगा, यही कह रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। यहाँ से एक्स वाई है और ये माइनस का 28 है, एक्स की 22 से गुणा होगी तो ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स की 2 से गुणा होगी तो 2x हो जाएगा, ऐसे 2 की 22 से गुणा होगी तो 2y, 2 दूना 4, ठीक है। इतना तुम्हारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। तो आप इसको चाहें तो समीकरण अभी से पहली मान लो। आगे बढ़ते हैं, दूसरी शर्त से देखते हैं। इसी तरीके से दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त कह रही है कि क्या कह रही है? कह रही है कि क्या कह रही है भाई, कहाँ है? हाँ, यदि इसकी लंबाई 1 मीटर कम कर दें और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाता है। यानी इसका जो क्षेत्रफल अभी एक्स वाई था वो क्या पहले 28 कम हो रहा था, अब की बार 33 बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? तब बढ़ रहा है जब इसकी लंबाई को, इसकी जो लंबाई है यानी इसकी जो लंबाई एक्स है उसको मैं क्या कर दूँ? 1 मीटर कम कर दूँ, और जो चौड़ाई इसकी जो वाई है उसको मैं क्या कर दूँ? उसकी जो चौड़ाई जो वाई है, इसकी जो चौड़ाई वाई है उसको 2 मीटर बढ़ा दूँ, तब हो जाता है इसका क्षेत्रफल 33 बढ़ जाता है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। एक्स वाई प्लस 33, एक्स की 22 से गुणा होगी तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स की 2 से गुणा होगी तो 2x हो जाएगा, 1 की 22 से गुणा होगी तो वाई, और ये 2, ठीक। ये हो गई तुम्हारी समीकरण सेकंड। अब आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से समीकरण अगर हम सेकंड को क्या कर दें? माइनस कर दें, ठीक है। अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वाली चीज़ कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगा। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। ऐसा करते हैं, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो समीकरण जो फर्स्ट है उससे हम सेकंड वाली को घटा रहे हैं,
तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट के साथ घटेगा, राइट वाला राइट के साथ घटेगा। तो हमारे पास क्या है समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है एक्स बाई माइनस का 28। इससे किसे घटाएंगे, लेफ़्ट वाला यानी एक्स बाई प्लस 33 को घटा देंगे। अब राइट पे आ जाओ, राइट में तुम्हारे पास क्या है एक्स बाई, ये जो है इसमें से कौन घटेगा, इसमें से तुम्हारा ये वाला घट जाएगा माइनस में, ये जो तुम्हारा है ना यहाँ पे एक्स बाई प्लस का ये जो 2x है माइनस का y और ये माइनस का 2, ये घट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से तुम्हारा एक्स बाई है माइनस का 28 है, माइनस जब अंदर गुणा करेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे, माइनस अंदर गुणा करेगा तो प्लस का ही हो जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो गया प्लस और माइनस हो गया ये प्लस। एक्स बाई यहाँ से एक्स बाई कट गया, यहाँ से एक्स बाई कट गया। 28 और 33 ये क्या देखिए माइनस माइनस यानी जुड़ जाएंगे, तो 3 2 5 50 60 8 3 11 61 हो गए ना तुम्हारी, 8 3 11 3 2 5 और 1 6 61, माइनस का 61 हो गए ठीक है। और इधर देखिए आपके पास क्या है माइनस के 2x हैं और माइनस के 2x हैं, तो कितने हो गए माइनस के 4x हो गए। और देखिए प्लस के 2y हैं और ये प्लस के यहाँ पर y हैं, तो ये 3y हो जाएंगे ठीक है। माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 2 हो गए। तो हमें यहाँ से मिल गया कितना मिल गया, ये चीज़ें मिल गई हमें यहाँ से। देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ऐसा कीजिए, हमने घटा तो दिया है, इससे एक समीकरण बनेगी, एक समीकरण से x और y के मान निकालने संभव नहीं है। तो ऐसा कीजिए, इसको इतना नहीं करेंगे हम, इतना ठीक है, इतना हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा ऐसा करते हैं 2 सेकंड रुकिए, हम यहाँ पे ही थोड़ा सरल कर लेते हैं। जैसे मैंने समीकरण बनाई थी ना, इसी को मुझे थोड़ा सरल कर लेना चाहिए था, यहीं पे सरल कर लेना है आपको। जैसे एक्स बाई माइनस का 28 है, प्लस का ये बराबर हटा देंगे तो ये जो है चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का एक्स बाई हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे प्लस के 2x, प्लस के 2y माइनस के 2y हो जाएंगे और माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कट जाएगा यहाँ से और बराबर में 0 पहुँच गया, 2x हैं और माइनस के 2y हैं। 28 में से आपके जो है 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास बताइए, 28 में से 4 चले गए ना तो 24 बचे, बराबर में 0। यहाँ से आपके पास आ गया 2x माइनस के 2y, माइनस का 24 हो गया प्लस का 24 हो गया, यानी ये हमारे पास आ गया। मैं थोड़ा इसको अगर सोल्व करूँ तो 2 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो x माइनस बाई बराबर 12, ये समीकरण पहली बन जाएगी ऐसे करके ठीक है। ये समीकरण आपको नहीं माननी है, इसको थोड़ा सरल करना है आगे तक ठीक है। और ऐसे ही जो तुम्हारी समीकरण सेकंड है इसको सोल्व करना है, तो समीकरण सेकंड में भी आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, ये एक्स बाई है प्लस का 33 है, ये आपको जो है चिन्ह बदल देने हैं ठीक है, चिन्ह क्या कर देने हैं बदल देने हैं, क्योंकि आपको पता है बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे और बराबर में 0 पहुंच जाएगा। एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल, 2x हैं, देखिए कितना है माइनस का 2x है और माइनस के प्लस के बाई हैं। और देखिए यहाँ से 33 में से 33 में 2 जुड़ गए 35 हो गए, उधर गए तो माइनस के 35 हो गए। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो 2x माइनस बाई बराबर 35 हो जाएगा। तो समीकरण बन गई सेकंड। अब आप क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस बाई बराबर 12 और समीकरण सेकंड तुम्हारे पास है 2x माइनस बाई बराबर 35। घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे ठीक है। तो 2x में से x गया, x बचा, 35 में से 12 चले गए तो कितने बचे आपके पास 23। तो x का मान हमारे पास 23 आ गया। अगर x का मान 23 है तो इस वाले x के मान को आप समीकरण फर्स्ट में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो x माइनस बाई बराबर क्या है हमारे पास 12 है, तो x की जगह पर आपको 23 रखना है, फिर माइनस बाई बराबर 12, तो माइनस बाई बराबर 12 माइनस का 23, तो माइनस बाई बराबर 8 3 11, माइनस के 11 ये कट गया, तो y का मान हमारे पास 11 आ गया। अगर x का मान इतना है और y का मान इतना है ठीक है, x का मान इतना और y का मान इतना है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अतः आयत का क्षेत्रफल, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आपको x और y का मान मिल जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और देखिए हमने x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। तो क्षेत्रफल हमारा क्या था, x और y था, x गुना y था, तो x कितना आया 23 आया, गुना कराना है 11 से, तो कितना होगा 3 3 और 2 5, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर
ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है, मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ हमें मीटर में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे चौथा, कह रहा है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है। ध्वज खंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक भवन है, ठीक है, एक क्या है, भवन है। अब इस भवन के ऊपर क्या होता है, एक ध्वजखंड लगा हुआ है, यानी कोई ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। तो मान लेता हूँ ये ध्वजखंड है तुम्हारा, कुछ इस तरीके से ये ध्वजखंड लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इतना लाल लाल ये जो है ये मीनार है तुम्हारा, सॉरी मीनार नहीं, ये भवन है। और भवन के ऊपर वो लगा हुआ है ध्वजखंड। हमें बताया गया है, आप क्वेश्चन को देखिए अपने अनसोल्व्ड में, 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी ये जो भवन है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 20 मीटर। 20 मीटर ये भवन है। अच्छा ये भवन कहाँ होगा, जमीन पे ही तो होगा, तो ये जमीन मैंने बना दी। ठीक है, आगे देखिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु होगा जमीन पे, तो मैंने भवन का शिखर ये है, तो भवन के शिखर से जो कोण बन रहा है इस बिंदु से, वो बन रहा है 30 डिग्री का। और इसी बिंदु से ध्वजखंड जो है, ध्वजखंड जो ये ध्वजखंड है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, ऐसे करके आपको चित्र बनाना है। और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, बहुत बार कराया क्वेश्चन, मैंने बुक कराई तभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, तभी भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो मुझे क्या करना है, ठीक है, एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा बिंदु ओ, यहाँ पे एक बिंदु, ये जो बिंदु है ना, ये ओ है तुम्हारा, ओ है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो मुझे निकालना है ये ध्वजखंड है, ये जो ध्वजखंड तुम्हारा BC है, मुझे BC निकालना है, मुझे BC निकालना है। और इस ओ से इस पाद तक की दूरी, ये जो भवन है ना, भवन का पाद यहाँ पे है, तो मुझे इस ओ से ए तक की दूरी निकालनी है, यानी कि मुझे OA भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, और इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। हमेशा आपको छोटा वाला ही त्रिभुज लेना है। इसमें छोटा त्रिभुज कौन सा है, ये है, यानी BOA में, त्रिभुज BOA में, इसमें आप क्या करेंगे, टेन थीटा ही लेंगे। जब भी दो त्रिभुज हो ना, तब आप टेन थीटा ही लिया करो, आंख बंद करके। इसका थीटा देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपको लंब बटा आधार होता है। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में थीटा तुम्हारा 30 है, लंब तुम्हारा 20 है, और आधार तुम्हारा OA है। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और तुम्हारा 20 है, नीचे तुम्हारा OA है। OA एकम OA, और ये हो गया 20/3। ठीक है, ये हो गई समीकरण तुम्हारी पहली। आगे बढ़ते हैं त्रिभुज COA में। इस त्रिभुज में आप टेन थीटा ही लेंगे, मैंने आपको बताया ना टेन थीटा ही लेना है। इसमें थीटा कितना है, 45 है। लंब कितना है, देखिए इस वाले पूरे, ये मैंने क्या लिया है, मैंने ये पूरा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज COA, यानी पूरा लिया हुआ है। तो इसका लंब, ये पूरा लंब होगा। तो ये लंब कैसे निकलेगा, ये लंब आपको मिलेगा कब, ये जब आप इस AB में इस BC को जोड़ देंगे, तो AB + BC ये पूरा मिल जाएगा। यानी AB + BC करना पड़ेगा मुझे, AB + क्या करना पड़ेगा, इस AB में इस BC को जोड़ना पड़ेगा, तो ये पूरा मुझे मिल जाएगा। यानी AB + BC बटा आधार तुम्हारा ये OA ही है। टेन 45 का मान 1 होता है। AB देखिए कितना है, 20 है, और हमें BC निकालना है। देखिए BC आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OA कितना है, देखिए OA तुम्हारा 20/√3 है, तो यहाँ पर 20/3 लिखेंगे। 20/3 कम 20/3, और बराबर में तुम्हारे पास कितना है, 20 + BC। प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, इधर ले आओ इसको, तो माइनस का 20 हो गया, और बराबर में BC। यहाँ से 20 और 20 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मुझे √3 - 1 बराबर BC। तो मुझे जो भवन है, जो भवन पे ध्वजखंड लगा हुआ, उसकी ऊंचाई मिल गई है 20 × √3 - 1 मीटर। तो ये ध्वजखंड की लंबाई है। ये किसकी लंबाई है, ये ध्वजखंड की लंबाई है। ठीक है, आगे मुझे बताना था O से लेके A तक की दूरी, यानी ये जो बिंदु O है और ये जो भवन है, इसके पाद तक की दूरी बतानी थी, यानी OA बताना है। तो OA कब मिलेगा, OA तो मैंने निकाल लिया है, तो ये तो मिल गया।
ये भी आंसर आ गया है और ये कि आपका आंसर ये है। दोनों ही आंसर आपको मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। कह रहा है अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसको डायग्राम से समझेंगे हम। अथवा वाला क्वेश्चन है इसी का। देखिए क्या होता है, एक पुल है, ठीक है, सबसे पहले तो नदी है, ऐसे करके ये नदी है, यहाँ पे ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें ऐसे करके पानी बहरा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके ये नदी है। अब नदी के बताए क्या, एक ऐसे करके पुल लगा हुआ है, ऐसे करके एक पुल ऐसे करके जा रहा है, ऐसा पुल जा रहा है। अब देखो क्या बताया गया है, ये जो पुल है ऊपर, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यानी इस पुल का कोई एक बिंदु ले लो, मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, ये वाला बिंदु है, इस वाले बिंदु से नदी के सम्मुख कोण, ये वाला कोण एक ले लो और एक कोण ये सम्मुख कोण है। तो इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु के साथ जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और इस वाले बिंदु के साथ जो कोण है वो कितने का है भैया, 45 डिग्री का है। कितना है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का कोण है। और यहाँ पर आप जो है इसको ऐसे करके ले लीजिए, लंबा मान के चलिए। मुझे क्या बताना है, मुझे इस नदी की चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी, नदी की चौड़ाई तो निकालनी है ना, हाँ नदी की चौड़ाई। तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो देखिए मुझे मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी और इसको डी। मुझे बी डी निकालना है। तो देखिए बी डी कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई यानी कि मुझे बी डी निकालना है। और बी डी आपको कब मिलेगा, जब आप इस बी सी में इस सी डी को जोड़ देंगे तो मुझे मिल जाएगा। यानी हम बी सी और सी डी निकाल लेंगे और उनको जोड़ देते हैं आपस में अगर, तो मुझे मिल जाएगा नदी की चौड़ाई। हाँ एक और बात है यहाँ पर, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये जो पुल है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4.5 है, ये 4.5 है, ठीक है। तो सिंपल सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप त्रिभुज ए बी सी ले लो, फिर त्रिभुज ए डी सी ले लो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले चलेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में। बहुत तेज हिल रहा है भाई स्टैंड। आप इसमें टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, लंब बटा आधार। तो देखो टेन थीटा, थीटा इसका कितना है, 30 डिग्री है। लंब कितना है आपका, देखिए 4.5 है। और आधार कितना है, आधार कितना है आपका, देखो BC है। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और उधर आपका 4.5 है और नीचे तुम्हारा BC है, BC कम BC, और इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो 4.5√3। तो ये आपका ये BC आ गया। नहीं दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, देखिए ऐसे करके मैंने निकाला। ये टेन 30 का वैल्यू इतना हो गया और ये तुम्हारा सेम था, BC कम BC आया, इसकी गुणा इधर करा दी, इतना आ गया, ठीक है। अब आगे आप चलेंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। तो चले अब हम त्रिभुज ACD में। इस त्रिभुज में भी आप टेन थीटा ही लेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है मेरे भाई। तो टेन थीटा, थीटा आपका उसमें कितना 45 है, लंब आपका यही रहेगा, लंब कितना था 4.5 था, 4.5 ही रहेगा। और आधार हमारा जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, आधार कितना है, आधार तुम्हारा CD है। टेन 45 का मान 1 होता है और इधर तुम्हारे पास 4.5 और ये CD कम CD, यानी CD तुम्हारे पास आ गया 4.5। मैंने आपको क्या बताया था, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है BD। और BD कैसे मिलेगा, BD मुझे मिलेगा BC + CD करके। तो अतः नदी की चौड़ाई कितनी है भाई, ये कितना आया 4.5। देखिए नदी की चौड़ाई आ गई 4.5/√3 और प्लस ये, मतलब इतना और इतना जोड़ दो, इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट जोड़ दो। मैंने अभी पीछे आपको समझाया ही ये 4.5 अगर कॉमन लेते हो तो मुझे मिलेगा कितना, √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, बताइए समझ में आया, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5 को पढ़िए। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। यानी एक आपके पास लकड़ी का घन है, उस घन के कोनों को छील के मतलब एक गोला बना देते हैं। मुझे उस गोले का आयतन बताना है। नहीं, गोले का आयतन नहीं, छिली हुई लकड़ी का आयतन बताना है। छिली हुई लकड़ी का आयतन मुझे बताना है। सबसे पहले इसको आकृति के द्वारा समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा। ऐसा होता क्या है कि एक घन आपके पास होता है, ऐसे करके एक घन होता है। ठीक है, पेन थोड़ा वही से चल रहा है यार। देखो एक घन ये है, इस घन को क्या करते हैं, वो छीलते हैं। ठीक है, उसको छील के उसके कोने को छील के वो क्या कर देते हैं, ऐसे करके गोला बना देते हैं। अब छीला गया होगा तो इससे कुछ पार्ट ये जो होगा, ये ऐसे करके जो है थोड़ा करके मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे करके जो है निकाल दिया गया होगा। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो घटा दिया गया और छील दिया गया होगा, तब ये गोला बन गया होगा इतना। मुझे उस छिली हुई लकड़ी का आयतन बताना है। तो वो कैसे आएगा, छिली हुई लकड़ी कैसे मिलेगी आपको, छिली हुई लकड़ी निकालनी है अगर आपको, तो घन जो होगा, जो घन का आयतन होगा, जो घन का आयतन होगा मेरे भाई, उसमें से क्या कर देना होगा आपको, घटा देना होगा ये जो गोला होगा उसके आयतन को। भाई गोला घटा दोगे, अब देखो घन है, पूरा घन था, उसमें से ये गोला घटा दिया तो जो बचा होगा वो लकड़ी छिली हुई तो बची होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से गोले का आयतन जो होगा वो घटा देंगे। सिंपल है। तो घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, भुजा की घात 3। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अगर भुजा उसकी 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या भी 14 ही रही होगी। ठीक है, तो त्रिज्या भी हमारे पास 14 ही है। तो भुजा 14 का स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास 4/3, ये माइनस लगा हुआ है, बराबर लगा रहा हूँ मैं। और ये पाई की जगह 22/7 ले लो, और भुजा तुम्हारी 14 है, तो 14 गुना 14 काटिए इसको, 7 दूनी के 14, 14 चौदह में 196 हो गए। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 गुना 14/3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, पता है कितना, आपको आंसर मिल जाएगा 1306 सही 2/3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप कर लेना सॉल्व, इस वाले को इतने को सॉल्व कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था, और इसमें कुछ खास नहीं था। इसमें कोई खास था क्या, कुछ भी खास नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में 2 संकेंद्र वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, के चाप AB और CD हैं, एक कोण AOB 30 डिग्री है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चित्र हमको दे रखा है, ये चित्र दे रखा है, ये छायांकित क्या रखा है, ये जो शैडो यहाँ पर कर रखी है, ठीक है, वो मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्लास अभी एंड होने को है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शायद, मुझे लग रहा है। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करना है आप लोगों को। ठीक है, और इस क्लास को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो मैंने अभी आपको बताया था, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे बिना आपको PDF नहीं मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आपको वहीं से आपको PDF दे दी जाएंगी। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा कुछ फ्री में है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और लोगों को भी उसका प्रॉफिट दीजिए। ठीक है, आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी प्रॉफिट इसका दीजिए। तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर से इस क्लास को शेयर कीजिएगा। देखिए ये आकृति दे रखी है, मुझे ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले ये आकृति बना लेते हैं। देखिए क्या है आकृति, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। एक ये छायांकित भाग है, ये रेड एरिया मुझे यही निकालना है। और यहाँ पे कोण है 30 डिग्री का, O है, ये V है, ये तुम्हारी A है, ये C है, और इसको D मान लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पर ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा वाला है इसकी दे रखी है 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप खुद सोचिए कि आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये जो छायांकित भाग है आपको यही चाहिए। तो बताओ आप, ये आकृति है, इसमें आपको सिर्फ ये रेड एरिया चाहिए, ये वाला तो चाहिए नहीं वाइट वाला, तो इसको घटाना पड़ेगा। यानी कि ये जो त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है ना, बड़ा त्रिज्यखंड, इसकी त्रिज्या देखिए 14 है, यानी बड़ा जो त्रिज्यखंड है, ये जो बड़ा त्रिज्यखंड है, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से आपको, अगर आप इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देते हैं, छोटे त्रिज्यखंड को अगर आप घटा देते हैं तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल अगर आप घटा देंगे, छोटे भाग नहीं है, ठीक है, छोटा त्रिज्यखंड है, ठीक है, क्या है, छोटा त्रिज्यखंड है, उसको घटा देंगे तो आपको जो है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मैं मान लेता हूँ बड़े त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है, जो बड़ा त्रिज्यखंड है, ठीक है, जो बड़ा त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, जो कि आपको दे रखी है 14, ठीक है, ये मैंने माना है यहाँ पे। और छोटा जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर मान लिया, और मुझे ये देखिए 7 दे रखी है। तो देखिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर इसकी क्या होगी, ये कैपिटल आर आपको लिखनी है। और छोटे वाले के लिए θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी आर क्या है, छोटे वाले की स्मॉल आर है। देखिए यहाँ से θ/360 पाई, θ/360 पाई कॉमन है, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। क्या बचा यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दीजिए, थीटा तुम्हारा 30 है और पाई की जगह पर आपको 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर देखिए 14 और ये 7 का स्क्वायर, कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6, 2 एकम 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी ऊपर आ गया 11 और 6 सते 42, सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 14 14 में 196, और ये हो गया तुम्हारा 7 सते 49, 11/42 घटाने पे 9, यहाँ पर 16 हो गए, तो 9 7 16, यहाँ 18, 18 में से 14 4 चले गए, 14 बच गए। कटेगा क्या यहाँ पे, ये 4 2 6, 4 5 7 5 12, 3 से कट जाएगा ना ये, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 14 3 9 27, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 सते 49, यानी ऊपर आ गया 11 सते 77 और बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। 77 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया है। देखिए हमने आपको इसी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से 2025 का सेट नंबर 5 बीजेट कंप्लीट सॉल्व कराया है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को कराए हैं बिना किसी क्वेश्चन को स्किप करे। सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टू मैंने बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सॉल्व कराए हैं। अगली क्लास में हम 2025 का सेट नंबर 6 CA को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वन शॉट में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं हुआ, वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, उसे देख लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वाला सेट देखना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, सी यू।